ये जो आप कलेक्टिंग फ्रेम में लगे हुए हुक देख रहे हो ना, इसी हुक में कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को लगाया जाता है। जो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड होता है 15-16 मीटर के आसपास उसकी लेंथ होती है। उसी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को ये सारे हुक में लगाया जाता है और उस पूरा कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड का लोड इस कलेक्टिंग फ्रेम के ऊपर में होता है। 12 बज चुके हैं और ये पूरा 8 का 8 फ्रेम चेंज करने में अप्रोक्स 5-6 बज ही जाएंगे। तो कल रात जो काम हुआ वो तो पूरा वेस्ट हो गया, मतलब ज़ीरो प्रोग्रेस कल बोल सकते हैं नाइट शिफ्ट में। अब उसी नाइट शिफ्ट के काम को दोबारा सही किया जा रहा है, जिसमें आज पूरा दिन लग जाएगा। कलेक्टिंग फ्रेम जो अब आप देख रहे हो ये बिल्कुल सही तरीके से अब लग चुका है। अब इसका अलाइनमेंट होगा, उसके बाद वेल्डिंग वगैरह होगी, सपोर्ट बीम लगाया जाएगा। ये वायर रोप हम लोगों ने उस लोकेशन से लेके पूरा इस लोकेशन तक बांध दिया है और इसी वायर रोप में पुली लगा दी है। पुली में चैन ब्लॉक और चैन ब्लॉक के ऊपर ये हैंग हो रहा है पूरा का पूरा फ्रेम। गाइज इस वक्त जो आप वीडियो में देख रहे हो सामने की तरफ, ये है यूनिट नंबर 2 का मेन बॉयलर और वो उस तरफ में यूनिट नंबर 1 का मेन बॉयलर। और ये दोनों बॉयलर इस वक्त रनिंग कंडीशन में है, इसलिए वीडियो में थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा होगी, सो उसके लिए सॉरी। एंड गाइज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मेन बॉयलर होता है ना तो उससे साउंड नहीं निकलता। मेन बॉयलर से जो कनेक्ट होते हैं फ़ैन, स्पेशली एफडी फ़ैन और पीए फ़ैन, वो दोनों फ़ैन की आवाज़ होती है और उसी की वजह से वीडियो में थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा होता है। एक बॉयलर में 2 एफडी फ़ैन लगे होते हैं और 2 पीए फ़ैन लगा होता है, वो बिल्कुल बॉयलर के पास में लगा होता है। मैं आपको जब नीचे की साइड में जाऊँगा, अभी तो ईएसपी के टॉप एलिवेशन पर हूँ तो यहाँ से आपको दिखा नहीं सकता बिकॉज मुझे उस तरफ में जाना पड़ेगा। तो 2 लगे होते हैं एफडी फ़ैन और 2 लगे होते हैं पीए फ़ैन। वही 4 फ़ैन रनिंग कंडीशन में होते हैं और उनकी ही आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा और इसलिए वीडियो में नॉइज़ होता है उसी फ़ैन की वजह से। बाकी बॉयलर में कोई भी साउंड नहीं होता, कोई भी नॉइज़ नहीं होता, किसी तरह की आवाज़ नहीं होती मेन बॉयलर में। गाइस फाइनली वहाँ से उस चैनल को हटा दिया गया है और ये देखो पुली और चैन ब्लॉक दोनों की लोकेशन को चेंज किया जा रहा है हॉपर नंबर 2 की तरफ। ये सामने वाला हॉपर नंबर 2 है, सेक्शन 1 का हॉपर नंबर 2, और वहाँ से दोनों फ्रेम की पोजीशन को चेंज किया जाएगा सेम इसी तरह से जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो। इसकी हुक की पोजीशन चेंज हो चुकी है। अगर आपने नोटिस किया होगा स्टार्टिंग में मैंने उस तरफ आपको दिखाया था, तो उस तरफ की हुक की पोजीशन आपने देखा होगा इस तरफ में थी और अब इसी हुक की पोजीशन अब इस तरफ में हो चुकी है। तो ये सब कुछ पूरा का पूरा प्रोसेस किया गया है हुक की पोजीशन को चेंज करने के लिए, बिकॉज ये गलत तरीके से फ्रेम लग चुका था और एक ने पूरा का पूरा 8 फ्रेम गलत तरीके से असेंबल हो गया था और अब एक एक कर सभी को सही किया जा रहा है। गाइज आप देखो और नोटिस करो किस तरह से कलेक्टिंग फ्रेम लगाया गया है। ये सामने आप जो देख रहे हो वीडियो में, ये हॉपर नंबर 2 है, सेक्शन 1 का हॉपर नंबर 2, और एक हॉपर में 2 कलेक्टिंग फ्रेम को असेंबल किया जाता है, एक 6 रो का और दूसरा 5 रो का। यहाँ पर 2 फ्रेम लगे हुए हैं जो आप वीडियो में देख रहे हो। ये 5 रो का इधर में लगा हुआ है और 6 रो का उधर में लगा हुआ है। अगर आप काउंट करना चाहो तो कर सकते हो, 1 2 3 4 5। ये 5 रो कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 कलेक्टिंग फ्रेम लगते हैं एक हॉपर में। और 2 फील्ड में 4 हॉपर होते हैं, एक फील्ड में 2 हॉपर होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है। यहाँ पर टोटल 2 फील्ड है। अगर हम इसे पूरा एक फील्ड काउंट करते हैं तो सेक्शन 1 और 2 बोलते हैं, और अगर हम 2 फील्ड काउंट करते हैं तो ये सी पास है, तो उस हिसाब से ये 1C1 एंड 1C2 हो जाएगा। गाइज ये जो आप कलेक्टिंग फ्रेम में लगे हुए हुक देख रहे हो ना, इसी हुक में कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को लगाया जाता है। जो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड होता है 15-16 मीटर के आसपास उसकी लेंथ होती है। उसी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को ये सारे हुक में लगाया जाता है और उस पूरा कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड का लोड इस कलेक्टिंग फ्रेम के ऊपर में होता है। और इस कलेक्टिंग फ्रेम की स्ट्रेंथनिंग के लिए अभी इसके ऊपर में सपोर्ट बीम लगाई जाएगी। किस तरह की सपोर्ट बीम होती है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो में नोटिस किया होगा स्टार्टिंग की वीडियो में, तो यहाँ से ओल्ड वाले सपोर्टिंग बीम को रिमूव किया जा रहा था, वो मैंने दिखाया है। न्यू वाला सपोर्टिंग बीम भी रखा हुआ है इस साइड में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये ओल्ड वाला सपोर्टिंग बीम है जिसे यहाँ से हटाया नहीं गया है, न्यू वाला इस तरफ में रखा हुआ है। ये एक हो गया और दूसरा वो, ये दोनों सपोर्टिंग बीम को लगाया जाएगा इस कलेक्टिंग फ्रेम के ऊपर में। एक इस तरह से लगेगा और दूसरा इस तरह से लगेगा, मतलब कि इस कलेक्टिंग फ्रेम का लोड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा सपोर्ट बीम के ऊपर में। तो इसकी स्ट्रेंथनिंग काफ़ी हद तक बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब अभी इसे अलाइनमेंट करना बाकी है, उसके बाद इसकी वेल्डिंग होगी, सपोर्ट बीम लगाया जाएगा। ये सारा प्रोसेस कैसे होगा आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। और इस तरफ में देखो हॉपर नंबर 2 का फ्रेम नंबर 3, फ्रेम नंबर 3 की पोजीशन चेंज हो चुकी है। सॉरी, पहले फ्रेम नंबर 4 की पोजीशन को चेंज किया गया, उसके बाद फ्रेम नंबर 3 की पोजीशन को चेंज किया जाएगा। वो सामने फ्रेम नंबर 4 है जिसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है, और ये है फ्रेम नंबर 3 जिसकी पोजीशन अब चेंज की जाएगी। कुछ इस तरह से चेंज किया जाएगा। पहले ये उल्टा लगा हुआ था, मतलब ये जो आप हुक देख रहे हो ना, इसका फेस उस तरफ में था, जस्ट इसके अपोजिट साइड में, और अब इसके फेस को चेंज कर दिया गया है
ये अब राइट प्रोसेस है। कहने का मतलब ये है कि जिधर से हमारी काउंटिंग शुरू होती है, नंबर 1 2 3 4, तो जिधर फ्रेम नंबर 1 लगा है उसके आगे ये फ्रेम नंबर 2 है, तो हुक की जो पोजीशन है, हुक का जो फेस है, वो हमेशा फ्रेम नंबर 2 की तरफ होना चाहिए। अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं तो बस आप इतना ही समझना कि इस हुक का फेस हमेशा फ्रेम नंबर 2 की तरफ होना चाहिए। फ्रेम नंबर 2 का हुक का जो फेस है वो फ्रेम नंबर 3 की तरफ होना चाहिए, मतलब ऐसे सीरीज में चलना चाहिए। और इससे पहले क्या हुआ था, ये बिल्कुल उल्टा लगा हुआ था, मतलब फ्रेम नंबर 1 की हुक का फेस जो है वो बिल्कुल आगे की तरफ था, और ये फ्रेम नंबर 2 जो है इसका जस्ट इस साइड में था, फ्रेम नंबर 1 की तरफ था, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। फ्रेम नंबर 2 के हुक का फेस फ्रेम नंबर 1 की तरफ नहीं होना चाहिए, फ्रेम नंबर 1 के हुक का फेस फ्रेम नंबर 2 की तरफ होना चाहिए। बस इंसान को ये याद रखना चाहिए। गाइज, मैं आपको सिंपल वे में और एग्जांपल के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप टेक्निकली तरीके से सारी चीज़ों को समझना चाहते हो तो उसके लिए आपको ड्राइंग देखना होगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा रैपिंग साइड किधर है और नॉन रैपिंग साइड किधर है। मतलब जिस फील्ड में हम इरेक्शन करते हैं, कोई भी मटेरियल इक्विपमेंट असेंबल करते हैं, तो सबसे पहले ये देखना होता है कि रैपिंग साइड किधर है और नॉन रैपिंग साइड किधर है। उसके हिसाब से ही हमें मटेरियल एक एक असेंबल करना होता है, चाहे वो इमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल हो या फिर कलेक्टिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल हो। ये सब कुछ डिपेंड करता है रैपिंग साइड और नॉन रैपिंग साइड के ऊपर में। तो ये कलेक्टिंग फ्रेम बेसिकली गलत लग गया था, बिकॉज हम लोगों ने देखा कि हमारा रैपिंग साइड उस तरफ में है, बॉयलर की साइड में। आप हमेशा याद रखना कि फील्ड नंबर 1 जो है उसका रैपिंग साइड हमेशा बॉयलर की साइड में होता है, और बाकी फील्ड नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 वो चिमनी की साइड में हो जाता है। यहीं से डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर जो फ्रेम लगा हुआ था पहले से, वो एक्चुअल में फील्ड नंबर 2 3 4 5 6 के लिए सही है, पर फील्ड नंबर 1 के लिए वो गलत लगा हुआ था। इसका हुक का जो फेस है ना, वो हमेशा फ्रेम नंबर 1 के जस्ट सामने फ्रेम नंबर 2 की तरफ होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो, तो ये क्या हो गया था कि फ्रेम नंबर 2 का जो फेस है हुक का, वो फ्रेम नंबर 1 की तरफ हो गया था, मतलब पूरा फ्रेम घुमा हुआ था। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं ना कि इस पूरी फ्रेम की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। जैसा आपने थोड़ी देर पहले देखा, ये फ्रेम की पोजीशन चेंज हो चुकी है। ये हॉपर नंबर 1 है, सेक्शन 1 का हॉपर नंबर 1। इसमें 2 फ्रेम है, सभी हॉपर में 2 फ्रेम लगाए जाते हैं, पर देखना ये होता है कि 6 रो और 5 रो का फ्रेम कैसे लगाया जाएगा। ये ड्राइंग के हिसाब से देखा जाता है। पहले 6 रो लगेगा, देन उसके बाद 5 रो लगेगा, फिर 5 रो, फिर 6 रो, इस तरह से ये सारी चीज़ें ड्राइंग के हिसाब से हम लोग असेंबल करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले 5 रो असेंबल कर दिया, फिर 6, फिर 5, फिर 6, ये खुद की मर्जी से नहीं। ये सब कुछ ड्राइंग से देख के कौन सा पहले लगेगा, 6 रो पहले लगेगा या 5 रो पहले लगेगा, ये सारी चीज़ें ड्राइंग के हिसाब से करना पड़ता है। अब जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो, ये बिल्कुल राइट प्रोसेस है। मतलब कलेक्टिंग फ्रेम जो अब आप देख रहे हो, ये बिल्कुल सही तरीके से अब लग चुका है। अब इसका अलाइनमेंट होगा, उसके बाद वेल्डिंग वगैरह होगी, सपोर्ट बीम लगाया जाएगा, फिर कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड असेंबल होना स्टार्ट होगा एक एक कर। वो नीचे की साइड से ग्राउंड लेवल से हॉपर से, जहाँ से हॉपर हम लोगों ने कट किया, वहाँ से एक एक कर असेंबल किया जाएगा। ये सारे हुक में लगाया जाएगा। ये सब कुछ अभी कंप्लीट होगा, पर उससे पहले ये कलेक्टिंग फ्रेम का काम कंप्लीट करना है, जो इस वक्त अंडर प्रोग्रेस में है। ये देखो, हॉपर नंबर 2 का फ्रेम नंबर 3 अब चेंज किया जा रहा है, इसकी पोजीशन को चेंज किया जा रहा है। इससे पहले वो फ्रेम नंबर 4 को चेंज किया गया है, और अब देखो ये फ्रेम नंबर 3, इसकी पोजीशन को चेंज किया जा रहा है। इसका हुक उल्टा देख रहे हो ना, इसकी हुक की फेस को देखो आप, ये इस तरफ में है, और ये इस वाले को देखो ये किधर है। तो ये सही हो गया है, और उस वाले को सही किया जा रहा है। सेम इसी तरह से 8 के 8 फ्रेम को सही किया जाएगा। देखो गाइस, कितना डिफ़िकल्ट काम है। एक गलती को सुधारने में कितना मेहनत करना पड़ रहा है, कितने सारे बंदे लगे हुए हैं, आप काउंट कर लो। 3 वो सामने की तरफ, उसके अलावा 4 5 6 7 बंदे लगे हुए हैं इस काम को सही करने में। और ये सारी गलती नाइट वाले की है। नाइट शिफ्ट में जो भी लोग काम करने के लिए आए थे, उन्होंने ये पूरा का पूरा मिस्टेक किया है, और ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। अब इसको सुधारने में पूरा दिन आज लग जाएगा। मतलब मॉर्निंग शिफ्ट से ये काम स्टार्ट हुआ है, और अभी तक 3 फ्रेम की पोजीशन को चेंज किया गया है, और ये है फ्रेम नंबर 4, और इस वक्त 12 बज चुके हैं, और ये पूरा 8 का 8 फ्रेम चेंज करने में अप्रोक्स 5-6 बज ही जाएंगे। तो कल रात जो काम हुआ वो तो पूरा वेस्ट हो गया, मतलब ज़ीरो प्रोग्रेस कल बोल सकते हैं नाइट शिफ्ट में। अब उसी नाइट शिफ्ट के काम को दोबारा सही किया जा रहा है, जिसमें आज पूरा दिन लग जाएगा। और ये इस तरह का काम होता है ना कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। चलो छोटी मोटी गलती हो सकती है, पर इतना बड़ा मिस्टेक इस तरह का, फिर इस काम को करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। आप देख लो, बहुत टाइम लग जाता है और बहुत प्रॉब्लम आती है। इस फ्रेम को अगर हमें इस पोजीशन से डालना होता है, जैसे यहाँ पर पहले रखा हुआ था फ्रेम,
तो यहाँ से यहाँ तक ले जाना काफ़ी इजी होता है, आसानी के साथ असेंबल हो जाता है। पर इस छोटी सी जगह में, ये आप हॉपर का एरिया देख रहे हो, इस हॉपर के एरिया में ये दोनों फ्रेम के पोजीशन को चेंज करना, मूव करना, घुमाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आप खुद देख लो किस तरह से चेंज किया जा रहा है। ये सब कुछ मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकली आप सब कुछ देख रहे हो, कैसे प्रैक्टिकल काम होता है ESP में, कैसे गलती को सही किया जाता है। अब आप देख लो कितना हेवी फ्रेम है और इस फ्रेम को उसी इतने ही जगह में चेंज किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। ये सामने लगी हुई पुली और चैन ब्लॉक के थ्रू ये वायर रोप देख रहे हो ना, ये वायर रोप हम लोगों ने जुगाड़ बनाया है और ये सिर्फ इसी काम के लिए हम लोगों ने किया था, एमिटिंग फ्रेम वगैरह को चेंज करने के लिए। बाय द वे अगर ऐसा होता है तो, और देखो आज इसकी ज़रूरत पड़ गई। कोई भी हैवी मटेरियल को अगर लिफ्ट करना हो, उसकी पोजीशन को चेंज करना हो, कलेक्टिंग फ्रेम वगैरह को हटाना हो, लगाना हो, इनर रूफ हटाना हो, आउटर रूफ हटाना हो, तो उसके लिए हम लोगों ने ये जुगाड़ लगाया था, जो सक्सेसफुल जुगाड़ है। आप भी इसे फॉलो कर सकते हो। ये वायर रोप हम लोगों ने उस लोकेशन से लेके पूरा इस लोकेशन तक बांध दिया है और इसी वायर रोप में पुली लगा दी है। पुली में चैन ब्लॉक और चैन ब्लॉक के ऊपर ये हैंग हो रहा है पूरा का पूरा फ्रेम।